नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैप्टी जीके में, जहां हम सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बातचीत करते हैं। यदि आप इस प्रकार की श्रृंखला से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा पास लगे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको सबसे पहले सूचना प्राप्त हो सके। तो आइए आज के अपने प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आज का अपना प्रश्न संख्या है 58, जिसमें क्या पूछा गया है, मनस चेतना शब्द में संधि का कौन सा भेद है? ऑप्शन नंबर अ स्वर संधि, ऑप्शन नंबर ब व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर स विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर द उत्तर कोई नहीं। तो हमने स्वर संधि को संपूर्ण रूप से पढ़ लिया, उसके पश्चात व्यंजन संधि को भी संपूर्ण रूप से पढ़ लिया और आज हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे विसर्ग संधि को। तो तीसरे नंबर की संधि है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि आज हम पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं विसर्ग संधि के बारे में। तो विसर्ग संधि में क्या होगा? विसर्ग हमने पढ़ा हुआ है, विसर्ग का प्रयोग कहाँ होगा? स्वरों के साथ ही होगा। विसर्ग का प्रयोग किसके साथ होता है? तो विसर्ग का प्रयोग स्वरों के साथ ही होता है। हमें याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो विसर्ग का प्रयोग किसके साथ होगा? तो सिर्फ स्वरों के साथ ही होता है। हमने पहले ही पढ़ा हुआ, क्या पढ़ा हुआ? तो अयोगवाह वर्ण, अयोगवाह कौन से? अम और अह। ये क्या है? अयोगवाह। अयोगवाह अम और अह, तो ये क्या? अह में विसर्ग हो गया। तो अह का प्रयोग कहाँ होगा? तो सिर्फ जो स्वर आएंगे उनके पश्चात ही इनका प्रयोग होगा, व्यंजन के पश्चात इनका प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो स्वर के पश्चात होगा। स्वर कितने? स्वरों की संख्या। तो स्वर आएगा, स्वर के पश्चात क्या आएगा? विसर्ग आएगा। और विसर्ग के पश्चात क्या आना चाहिए? तो या तो फिर स्वर आ सकता है, योग किसके साथ हो सकता है? या तो स्वर या फिर किसके साथ योग हो सकता है? तो स्वर या फिर व्यंजन के साथ योग हो सकता है। व्यंजन, स्वर लिखे या व्यंजन। तो स्वरों की संख्या कितनी? 11। या फिर क्या लिख सकते हैं? स्वर के पश्चात क्या आएगा? विसर्ग। विसर्ग आएगा, विसर्ग के पश्चात क्या? तो स्वर या व्यंजन क्या हो गए? वर्ण हो गए। तो वर्ण, स्वर के पश्चात विसर्ग आएगा और विसर्ग का योग वर्णों के साथ होगा। यानी कि 11 तो स्वर बचे हैं, उसके पश्चात क्या आना चाहिए? विसर्ग आना चाहिए और योग कितना के साथ होना चाहिए? तो 44 के साथ। हम पढ़ेंगे कि 11 का योग किसके कितना के साथ करवाएंगे? 44 के साथ। इन्हें हम दो भागों में बांटेंगे। ठीक है, जो 11 है वो तो 11 की 11 रहेगी, लेकिन जो वर्ण है इनको दो भागों में बांटेंगे। एक बार से होता है। देखिए, तो विसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? तो विसर्ग का प्रयोग सिर्फ स्वरों के पश्चात ही होता है। ठीक है, तो विसर्ग से पहले तो सिर्फ क्या है? विसर्ग का प्रयोग स्वरों के साथ होता है, इसलिए विसर्ग से पहले स्वर ही आएंगे। स्वरों की संख्या कितनी? 11 है और योग कितना के साथ होगा? 44 के साथ। तो हम एक बार तो कराएंगे अघोष के साथ योग, अघोष, और दूसरी बार क्या करवाएंगे? तो दूसरी बार करवाएंगे घोष या सघोष के साथ। ठीक है, घोष को हम सघोष भी कह सकते हैं। तो अघोष में कौन से वर्ण आएंगे? तो हमने पढ़ा हो कि ए ए जी जी जी, पहला कॉमा दूसरा किसमें आएगा? अघोष में। जी 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 मतलब घोष घोष घोष, तीसरा, चौथा और पांचवा। सबसे पहले तो अघोष में कौन से शामिल होंगे? तो पहला, दूसरा, ए ए मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण किसमें शामिल किया जाएगा? तो अघोष में। पहला, दूसरा अघोष में, और जो तीसरा, चौथा और पांचवा है वो किसमें शामिल किया जाएगा? तो सघोष में। इसके साथ यहाँ पर क्या आएगा? तो श और श और श। देखो, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य श किसमें शामिल किए जाएंगे? अघोष में। उसके बाद क्या है? तो य, र, ल, व और ह किसमें शामिल किया जाएगा? तो य, र, ल व ह सघोष में शामिल किया जाएगा। हम इस प्रकार से योग करवाएंगे। किसके साथ? तो अघोष के साथ योग करवाएंगे, सघोष के साथ योग करवाएंगे और नियम अपने तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बार इसे बता दीजिए। ठीक है, तो पहले हमने किसके साथ योग करवाना प्रारंभ करते हैं? अघोष के साथ। अघोष में पहले तो 11 बनाएंगे। ठीक है, उसके पश्चात क्या आ सकता है? तो अघोष में
पहला और दूसरा आता है तो प्रत्येक पहले वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण कौन सा है? क ख, क या ख आ सकता है, ठीक है 11 के साथ। उसके बाद क्या आ सकता है? तो छ या श। उसके बाद 11 के साथ क्या आ सकता है? तो क ख क च ट ट ठ, ट या ठ। और 11 के पीछे क्या आ सकता है? त या थ आ सकता है। और 11 के साथ क्या आ सकता है? तो प और फ आ सकता है, प या फ आ सकता है, ठीक है। योग किसके साथ होगा? तो 11 के साथ क या ख का योग होगा, क के साथ छ या छ का योग होगा, ट या ठ का होगा, त या छ का होगा और प या फ का होगा। हमने पढ़ा हुआ है, इन्हें क्या कहेंगे हम? तो कंठ वर्ण कहेंगे, कंठ। इन्हें क्या कहेंगे? तो कंठ से ऊपर क्या? तालु है, यानी कि तालु, तालु को तालव्य वर्ण कहेंगे, ठीक है। कंठ या तालव्य, तालव्य की पहचान क्या है? तो मूर्धन्य, ठीक है, मूर्धन्य। मूर्धन्य की पहचान क्या है? तो दंत्य, दंत्य, ठीक है। दंत्य की पहचान क्या है? तो ओष्ठ्य, ओष्ठ्य, ठीक है। ये क्या है? तो क ख कंठ, छ छ तालव्य, ट ठ मूर्धन्य, त थ दंत्य और प फ ओष्ठ्य। अब इसमें कौन कौन से शामिल करने हैं? तो तालव्य से, तालव्य से में कौन सा? तो ये देखिए यह क्या आ सकता है? ये कौन सा है? तो तालव्य से, ठीक है। उसके पीछे क्या आ सकता है? तो तालव्य से के बाद मूर्धन्य से, मूर्धन्य से में कौन सा श शामिल किया जाएगा? तो ये क्या है? मूर्धन्य से। और उसके बाद दंत्य से, दंत्य से भी शामिल हो सकता है, तो दंत्य से में कौन सा शामिल होगा? तो ये इनका योग करवाएंगे तो कितने हो गए? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 13, 13 वर्णों का हम एक बार योग करवाएंगे। ये कौन से वर्ण है? तो अब उस वर्णों का योग करवा रहे हैं सबसे पहले। एक बार इसे उतार दीजिए, एक बार मैं इसे साफ कर देता हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे नियम नंबर पहला, नियम नंबर 1। देखो आधे नियम तो मैंने पहले ही बता दिया आपको। आधे क्या? अवश्य नियम सब हो। तो नियम नंबर फर्स्ट क्या रहेगा? नियम नंबर फर्स्ट के अनुसार कोई भी स्वर आ सकता है, ठीक है। क्या आ सकता है? कोई भी स्वर, कोई भी स्वर आएगा और उसका योग किसके साथ होगा? स्वर के बच्चे क्या होना चाहिए? हमने पढ़ा हुआ कि हम विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं तो विसर्ग आना जरूरी है। कोई भी स्वर आएगा और विसर्ग से कोई भी वर्ण नया शब्द प्रारंभ नहीं होता है, इसलिए हम क्या करेंगे? तो 11 का योग किसके के साथ करेंगे? 44 के साथ। कोई भी स्वर आएगा, स्वर के बच्चे क्या आना चाहिए? तो हम कंठ को एक बार छोड़ देते हैं, कंठ के बाद क्या आता है? तो तालव्य, तालव्य में कौन कौन से है? तो छ, छ और तालव्य, इनका योग करवाएंगे। यदि कोई भी स्वर आएगा उसके बाद च, कौन से वर्ण है? तो इनको हम और क्या बोल सकते हैं? तालव्य आते हैं, तालव्य। तालव्य में भी कौन से? तो तालव्य अघोष आते हैं, तालव्य अघोष आ जाए या अघोष तालव्य आ जाए। तो जो विसर्ग है, विसर्ग किसमें परिवर्तित हो जाएगा? तो श में परिवर्तित हो जाएगा, स्वर रहित श में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक। इसका उदाहरण क्या हो सकता है? तो इसका उदाहरण हो सकता है निह प्लस शुल्क, निह प्लस शुल्क, ठीक है। हम क्या लिखते हैं? निह शुल्क, सिर्फ इनको जोड़ के लिख देते हैं, लेकिन इसमें परिवर्तन क्या होता है कि कोई भी स्वर मतलब ई आ गया, ई के पीछे विसर्ग आना चाहिए, विसर्ग आ गया, उसके बाद क्या कोई भी तालव्य अघोष आना चाहिए, तो श मिल रहा है अगला वर्ण। तो जो विसर्ग है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा? तो तालव्य श में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये जो है विसर्ग तालव्य श में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या है? तो नी है और पीछे क्या है? तो शुल्क। तो पूरा क्या बना? निःशुल्क, निःशुल्क, ठीक है, निःशुल्क। क्या बना? तो निःशुल्क, ठीक है, निःशुल्क। इसी प्रकार एक बार इसे उदाहरण को इसी प्रकार क्या हो सकता है? तो अपने नियम के अनुसार मन प्लस चेतना, देखिए मन प्लस चेतना,
क्या आना चाहिए? तो कोई भी स्वर आना चाहिए, मतलब न में क्या जुड़ा हुआ है, अ जुड़ेगा तभी न का निर्माण होगा। और पीछे क्या आना चाहिए? विसर्ग आना चाहिए। विसर्ग आ गया, उसके पीछे क्या आना चाहिए? तो उसके पीछे कोई भी तालव्य वर्ण या फिर अघोष, तालव्य अघोष आना चाहिए। तो क्या छ में छ क्या है? अघोष में आता है और तालव्य वर्ण भी है, ठीक है। तो तालव्य अघोष आ गया, तो जो विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? तो तालव्य श में परिवर्तित हो जाएगा। तो जो विसर्ग है तालव्य श में परिवर्तित हो जाएगा। आगे क्या? मन प्लस चेतना, इनसे जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? तो मनस चेतना, मनस चेतना। तो अपना प्रश्न क्या है कि मनस चेतना शब्द में संधि का कौन सा भेद है? हम कौन सी संधि पढ़ रहे हैं? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का पहला नियम पढ़ा, उसने क्या है? तो मन प्लस चेतना के योग से मनस चेतना शब्द बनेगा, यानी कि इसका उत्तर क्या हो गया? स से हो गया। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब तथा पास लगे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको सबसे पहले सूचना प्राप्त हो सके। धन्यवाद।